बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये मनकीफ की बुक है मैक्रो इकनॉमिक्स। मैक्रो इकनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली सबसे पहले ये देखेंगे कि माइक्रो इकनॉमिक्स और मैक्रो इकनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। माइक्रो इकनॉमिक्स के अंदर हम स्मॉल स्केल लेवल के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं। अगर हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल पर्सन के एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम माइक्रो इकनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। और मैक्रो इकनॉमिक्स में यह है कि जब हम पूरी सोसाइटी की बात करते हैं, पूरी इकॉनमी की बात करते हैं, जब आप जीडीपी की बात कर रहे हैं, जब आप जीएनपी की बात कर रहे हैं, जब आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब हम लार्ज स्केल के ऊपर चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं और इसको हम मैक्रो इकनॉमिक्स का नाम देते हैं। तो ये डिफरेंस है माइक्रो एंड बिटवीन मैक्रो। Micro means on small scale level and macro means the study on large scale level। इसी तरीके से ये मैक्रो इकनॉमिक्स के डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स दी गई हैं। इनकम ऑफ द कंट्री है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आप मैक्रो इकनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। इसके अलावा फिर नेक्स्ट है कि आपके पास जो जीडीपी है, वो जीडीपी है क्या चीज़। GDP stands for gross domestic product and it includes all the market value of final goods and services produced within a country within a specific time period। कि किसी भी कंट्री के अंदर एक साल के दौरान जो भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं उनकी मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं। इसमें वो इनकम शामिल नहीं है जो बाहर से आ रही है। डोमेस्टिक का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक बाउंड्री, यानी कि पाकिस्तान की हदूद के अंदर रहते हुए एक साल के अंदर पाकिस्तान ने जितनी भी अर्निंग की है वह पाकिस्तान की जीडीपी का हिस्सा है। फिर जीडीपी की दो टाइप्स हैं, एक है रियल जीडीपी और दूसरी है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब ये है कि जो आपने प्रीवियस किसी ईयर की बेस के ऊपर कैलकुलेशन की है या जो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड है। एडजस्टेड का मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट उसमें से निकाला गया है। यानी कि अगर हम 2019 की जो हमने प्रोडक्शन की है, जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस की हैं, अगर उस प्रोडक्शन को हम उस इनकम को मेजर करना चाहते हैं उस प्राइस के साथ जो 2010 में थी, तो ये हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं रियल। ठीक है, मतलब 2019 के अंदर हम लोगों ने 100 लैपटॉप प्रोड्यूस किए और उस प्राइस को हम देख रहे हैं जो 2010 में थी। 2010 में लैपटॉप की प्राइस 30,000 थी और हम इस वक्त 2019 में जो 100 हमने लैपटॉप बनाए हैं उस टोटल इनकम को हम मेजर कर रहे हैं 2010 की प्राइसेस के साथ। तो ये आप एक पुराना या बेस ये ले रहे हैं, तो इस तरह आपके पास जो जीडीपी आती है वो रियल जीडीपी आती है। नॉमिनल जीडीपी ये है कि जो आप करंट ईयर की प्राइसेस के ऊपर जो चीज़ें मेजर कर रहे हैं उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। मसलन कि 2019 के अंदर जितनी प्रोडक्शन हुई, आपने 100 लैपटॉप प्रोड्यूस किए और 100 लैपटॉप की प्राइस जो 2019 के अंदर है उसी प्राइस के ऊपर आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आपके पास नॉमिनल जीडीपी है। तो ये मेजर डिफरेंस है कि रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रीवियस ईयर और बेस ईयर, while nominal GDP is calculated on the basis of current year prices। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इन्फ्लेशन है। ये बेसिकली एग्जांपल्स हम पढ़ रहे हैं जीडीपी के अंदर जो आती हैं, जो मैक्रो इकनॉमिक्स की जो एग्जांपल है उनको हम स्टडी कर रहे हैं। इन्फ्लेशन का बेसिकली जो एक जनरल पर्सपेक्टिव और एक आम डेफिनेशन ली जाती है वो ये है कि जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। जब चीज़ों की कीमतें कंटिन्यूसली बढ़ना शुरू हो जाएँ 10%, 15%, 20%, तो इसे हम कहते हैं कि ये इन्फ्लेशन है। और इससे होता गया है कि इससे जो आपकी परचेजिंग पावर है वो कम होती है, और यानी कि हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं जो पैसे की वैल्यू वो कम होती चली जाती है। जहाँ पहले आप 100 रुपये से कुछ चीज़ परचेज़ कर रहे थे, तो अब सेम वही चीज़ आपको परचेज़ करने के लिए 100 रुपीज़ से ज़्यादा चाहिए, 150 चाहिए, 200 चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब ये है कि आपकी लेबर फोर्स का
वो हिस्सा जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, लेबर फोर्स का वो हिस्सा जो अनएम्प्लॉयड है उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब सबसे पहले हमने देखना है कि लेबर फोर्स के अंदर कौन से लोग आते हैं। जो आम एक डेफिनेशन ली जाती है वो ये ली जाती है कि जो 15 ईयर से अबव हों और 50 ईयर से लेस हों, या नॉर्मली 60 ईयर्स हम कहते हैं, 60 ईयर से लेस एंड 15 ईयर से अबव हों, वो हमारी लेबर फोर्स का हिस्सा है। अब इस रेंज के अंदर जो लोग विलिंग हैं जॉब करने के लिए और वो एबल थे और उनको जॉब नहीं मिली तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। तो लेबर फोर्स का वो हिस्सा जो जॉबलेस हैं उसको हम बोलते हैं वो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। फिर इसी तरह इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक मॉडल। बेसिकली इकोनॉमिक मॉडल क्या होते हैं? इकोनॉमिक मॉडल एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होते हैं या सिंप्लीफाइड वर्जन होते हैं, जो एक पूरी थ्योरी, जो एक लंबी चौड़ी बात होती है उसको एक हम आसान से लफ्ज़ों में बयान कर देते हैं। जो एक कम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन होती है उस सिचुएशन को बड़े आसान से और सादा से लफ्ज़ों में बयान करने के लिए हम इकोनॉमिक मॉडल बनाते हैं। अब इकोनॉमिक मॉडल के अंदर दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं एक्सोजेनस वेरिएबल और दूसरे हमारे पास होते हैं एंडोजेनस वेरिएबल। एक्सोजेनस वेरिएबल का दूसरा नाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एंडोजेनस वेरिएबल का दूसरा नाम डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक्सोजेनस वेरिएबल वो होते हैं जो खुद चेंज आते हैं, पहले चेंज होते हैं और उनमें से चेंज आने की वजह से दूसरे वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हम दो वेरिएबल्स की बात करते हैं, इनकम है और दूसरी तरफ आपकी कंजम्पशन है, यानी कि आपके एक्सपेंडिचर है। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने की वजह से आपके एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, आप ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो इन दो वेरिएबल्स में, इनकम और कंजम्पशन में, जो इनकम है वो एक्सोजेनस वेरिएबल है क्योंकि उसमें पहले चेंज आया, और जो कंजम्पशन है या एक्सपेंडिचर है वो आपके एंडोजेनस वेरिएबल हैं क्योंकि उसमें बाद में चेंज आया। इसी तरीके से हम बात करते हैं दो और वेरिएबल की, इनकम है और सेविंग है। अब इनमें भी जो इनकम है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या एक्सोजेनस वेरिएबल है क्योंकि पहले आपकी इनकम चेंज होगी, इनकम में चेंज आने की वजह से फिर आपकी सेविंग पे इफेक्ट पड़ेगा। इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ जाएगी, इनकम कम होगी तो सेविंग भी कम हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है एक्सोजेनस वेरिएबल में और एंडोजेनस वेरिएबल में। एक्सोजेनस वेरिएबल क्या हैं? जो खुद ब खुद चेंज होते हैं, और एंडोजेनस क्या हैं? कि जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहते हैं, उनमें चेंज आता है तो फिर इसमें चेंज आता है। जैसे कि सेविंग है, सेविंग अब डिपेंडेंट वेरिएबल है, सेविंग डिपेंड कर रही है इनकम के ऊपर। आपके पास पैसे ज़्यादा होते हैं तो आप सेव भी ज़्यादा कर सकते हैं, जब आपके पास पैसे हैं ही कम है तो आप सेव भी कम करते हैं। फिर इसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर मार्केट को डिस्कस करेंगे, और मार्केट की दो साइड्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं डिमांड साइड ऑफ द मार्केट और दूसरी होती है सप्लाई साइड ऑफ द मार्केट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिमांड। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होती है कि डिमांड और डिज़ायर सेम चीज़ें हैं, बट देयर इज़ अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड डिज़ायर। डिमांड के लिए किसी चीज़ को आप कहें कि ये मेरी डिमांड है, तो उसके लिए दो कंडीशंस हैं, जब तक वो दो कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो आप नहीं कह सकते कि ये चीज़ आपकी डिमांड है। वो दो चीज़ें हैं, एक आपकी विलिंगनेस और दूसरा है परचेजिंग पावर। आप कुछ चीज़ ख़रीदना चाहते हैं और प्लस उस चीज़ को ख़रीदने के लिए आपकी जेब में पैसे पड़े हुए हैं, तो आपकी डिमांड है। आप मार्केट जाते हैं, आपको एक मोबाइल पसंद आता है, उस मोबाइल की कीमत है 30,000 रुपया। अब आप विलिंग है कि आप वो ख़रीदें और आपकी जेब में 30,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो आप ये कहते हैं कि वो चीज़ आपकी डिमांड है। डिज़ायर क्या है? ओनली विलिंगनेस। आप एक चीज़ ख़रीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप वो चीज़ ख़रीद सकें, तो आपकी डिज़ायर है, वो आपकी डिमांड नहीं है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन डिमांड एंड डिज़ायर। डिमांड क्या है? इसके लिए दो कंडीशंस हैं, एक विलिंगनेस है, एक परचेजिंग पावर। ये दोनों चीज़ें होंगी तो कोई चीज़ आपकी डिमांड कहलाएगी। और डिज़ायर क्या है? कि ओनली विलिंगनेस, आप एक चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आपकी डिज़ायर है, वो आपकी डिमांड नहीं है। आप खरीदना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो वो आपकी डिज़ायर है। अब क्वांटिटी डिमांड क्या है?
क्वांटिटी डिमांड ये है कि आप मार्केट जाते हैं और हर चीज़ की एक कोई ना कोई प्राइस डिसाइड होती है। तो किसी भी चीज़ के जितने यूनिट आप एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर परचेज करने के लिए एग्री हैं, आप तैयार हैं, तो वो चीज़ आपकी डिमांड कहलाती है। क्वांटिटी डिमांड जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ अ गुड और सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर, कंज्यूमर से मुराद होता है हम लोग, कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस। विलिंग आपकी ख्वाहिश है और एबल आपके पास पैसे हैं। तो आप जब भी किसी चीज़ को खरीदना चाह रहे हैं और आप काबिल भी हैं उसके कि आप खरीद सकें एक गिवन प्राइस के ऊपर, तो आपकी चीज़ क्वांटिटी डिमांड कहलाती है। फिर डिमांड स्केड्यूल क्या है? डिमांड स्केड्यूल क्या है कि जी ये रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। कि एक साइड पर आप बेसिकली ग्राफ बोलते हैं, इसको टेबल बोलते हैं। डिमांड स्केड्यूल को एक टेबल होता है जिसमें एक साइड पे प्राइस होती है, दूसरी साइड पे डिमांड होती है। तो जो एक टेबल आपके पास प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप शो कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं डिमांड स्केड्यूल। और डिमांड कर्व क्या है कि वो रिलेशनशिप जो टेबल में आपने बनाया प्राइस और डिमांड का, उसको जब आप ग्राफ की सूरत में शो करते हैं तो वो डिमांड कर्व बनता है। मार्केट डिमांड क्या है? वो डिमांड जो पूरी मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर्स हैं, अगर उन कंज्यूमर्स की या पूरी सोसाइटी की डिमांड को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, हम सम अप कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वो मार्केट डिमांड है। अब ये डिमांड स्केड्यूल, डिमांड कर्व, इसको हम ग्राफिकली और जो टेबल की फॉर्म में इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको ये डिमांड स्केड्यूल है और इसी को जब हमने ग्राफ में शो किया तो ये डिमांड कर्व बन गया। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो रही है, 700 से 600, 400, फिर 300, और जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, वेन एवर प्राइस डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज। अब इस केस में प्राइस कम हो रही है और डिमांड बढ़ रही है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो प्राइस और डिमांड में आपको एक रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, और वो रिलेशनशिप क्या है? नेगेटिव है कि प्राइस कम हो रही है, ये चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। आप इसको अपोजिट भी देख सकते हैं कि यहाँ से अगर आप देखें जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है 300 से 400, 5, 6, 7, अगर आप इसको यहाँ ऐसे देखें, इसी तरीके से इसके अगेंस्ट फिर जो डिमांड है वो कम हो रही है। प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, या प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ को ग्राफ में शो करेंगे और हमारे पास डिमांड कर्व बन जाएगा। वाई एक्सिस के ऊपर आप लोगों ने प्राइस को लिखना है, एक्स एक्सिस के ऊपर आप लोगों ने क्वांटिटी डिमांड को लिखना है। यहां सबसे कम नंबर क्या है? 0, क्योंकि यहां ग्राफ शुरू होता है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। प्राइस की वो वैल्यू जो 0 के सबसे करीब है आपने वो लिखनी होती है। ऐसा नहीं कि 700 यहाँ पहले तो आप 700 उठा के लिखते हैं। जो सबसे कम वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू क्या है? वो 300 है। 300 के बाद 400, 500, 600, 700। इसी तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर जो क्वांटिटी डिमांड की वैल्यूज है वो आपने लिखनी है, वो भी जो सबसे कम है, पहले 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड देन 7। अब यहाँ से आप देखें 700 का कम्बिनेशन किसके साथ है? 3 के साथ। तो ये 700 और ये 3, तो इन दोनों के बिल्कुल सामने आपने एक डॉट लगाया। फिर 600 का कम्बिनेशन किसके साथ है? 4 के साथ। तो 600 एंड 4 के सामने आपने ये एक डॉट लगाया। इसी तरीके से 500 एंड कम्बिनेशन इसका 5 के साथ है, तो आपने ये इसके सामने एक पॉइंट लगाया। फिर ये आपने 2 पॉइंट्स और लगाए जो 406 का रिलेशनशिप है, 300 एंड 7 का रिलेशनशिप है। आपने जब इन पॉइंट्स को मिलाया तो ये आपके पास एक डाउनवर्ड ग्राफ बना जिसे हमने बोला डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व को डिमांड कर्व क्यों बोला जाता है? यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक प्राइस है और दूसरा क्वांटिटी डिमांड है। तो हमने इसको डिमांड कर्व क्यों बोला? बेसिकली इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी ग्राफ बनाए जाते हैं उन तमाम का नाम उसमें मौजूद डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से पड़ता है। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, एक डिमांड है और दूसरा प्राइस है। तो इन दोनों वेरिएबल में से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिमांड है। आपने मार्केट से कितनी चीज़ें लेनी होती हैं, आपका ये डिसीजन डिपेंड कर रहा होता है प्राइस के ऊपर। तो प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पहले चेंज प्राइस में आता है। प्राइस में
चेंज को देखते हुए आप अपना डिमांड का डिसीजन चेंज करते हैं। तो आपकी डिमांड डिपेंड कर रही थी प्राइस के ऊपर, इसलिए यहाँ पर जो डिमांड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि इसके दूसरे नाम है डिमांड को हम बोलेंगे कि ये एंडोजीनस वेरिएबल है और जो प्राइस है वो एक्सोजीनस वेरिएबल है। तो ये जो डिमांड का कर्व है ये नेगेटिव स्लोप है। ये नेगेटिव स्लोप क्यों है? वह इसलिए है कि देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, अब ये उसी के बाद ये लाफ डिमांड है। लाफ डिमांड क्या है कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट या होल्डिंग एवरीथिंग अदर कांस्टेंट व्हेन एवर प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज। जो आप अपनी डेली लाइफ की रूटीन में ये देखते हैं कि जब भी किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा देते हैं, जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं। और इसी चीज़ को हम होल्डिंग एवरीथिंग एल्स को हम बोलते हैं सेट्रस पेरिबस। सेट्रस पेरिबस का मतलब ये है कि यही हमने इकोनॉमिक मॉडल के अंदर चीज़ डिस्कस की थी कि हम कम्प्लेक्स चीज़ों से निकल के हम एक सिंप्लीफाई वर्जन की तरफ आ जाते हैं। अब डिमांड सिर्फ प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, डिमांड बहुत सारी और चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है, लेकिन हम मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए, चीज़ों को आसान करने के लिए हम कहते हैं कि बाकी कोई चीज़ चेंज ना हो, उसके बाद अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। वो बाकी चीज़ें टेस्ट हो सकता है, वेदर है, फैशन है, इनकम है, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वो तमाम कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसके बाद अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है कि चेंज इन डिमांड क्या है? चेंज इन डिमांड क्या है कि चेंज इन द क्वांटिटी दैट द पीपल बाय व्हेन एनी इन्फ्लुएंस अदर देन द प्राइस ऑफ गुड चेंजेस। जब आप कोई चीज़ परचेज करने जाएं मार्केट के अंदर तो उस चीज़ को परचेज करने का आपका जो डिसीजन है वो उस चीज़ की प्राइस के अलावा किसी और चीज़ की वजह से अफेक्ट हो जाए तो वो आपकी चेंज इन डिमांड में आता है। फॉर एग्जांपल अभी सर्दियों का सीज़न आ रहा है तो चूंकि वेदर चेंज हो रहा है तो अब जो गर्म कपड़े हैं अगर उनकी प्राइस बढ़ेगी तो स्टिल उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो हम तो लाभ डिमांड में ये कहते हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन प्राइस अगर प्राइस वही रहे तो उसी प्राइस के ऊपर भी लोग उस चीज़ को ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। वो इसलिए कि अब प्राइस की वजह से आपकी डिमांड का डिसीजन अफेक्ट नहीं हुआ बल्कि कोई अदर चीज़ थी उसकी वजह से आपने उस चीज़ की डिमांड को बढ़ा दिया है, तो उसको हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड क्या है कि जब आपकी प्राइस के अलावा किसी और चीज़ की वजह से आप अपने डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वो है चेंज इन डिमांड। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस। जब प्राइस की वजह से आप डिमांड का डिसीजन चेंज करते हैं तो उसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांड आप कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें आपके सामने ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में अगर आपको नज़र आ रहा हो तो आप ये देखें कि वाई एक्सिस के ऊपर प्राइस की एक वैल्यू है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपको क्वांटिटी की दो वैल्यू नज़र आ रही हैं। इस प्राइस के ऊपर पहले आप इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, अब प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस वही है लेकिन वेदर चेंज हो गया है या कोई और ऐसा फैक्टर था जो चेंज हुआ है, उसकी वजह से आपने डिमांड को बढ़ा दिया। इसी प्राइस के ऊपर अब आप इतनी चीज़ें परचेज कर रहे हैं। तो जब प्राइस सेम रहे और आपकी क्वांटिटी बढ़ जाए तो आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें आपकी प्राइस सेम है, प्राइस एक है लेकिन क्वांटिटी दो है। पहले आप इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, अब आपने क्वांटिटी इतनी परचेज की, यानी पहले क्वांटिटी ज़्यादा परचेज कर रहे थे, अब आप क्वांटिटी कम परचेज कर रहे हैं। तो प्राइस सेम रहने की वजह से जब आप क्वांटिटी कम कर देते हैं तो इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड और आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया टू इनवर्ड। तो एक बात ये बड़ा रूल ऑफ थंब याद रख लें, जब आपका किसी भी चीज़ का जो डिसीजन है वो उस वेरिएबल की वजह से चेंज हो जो यहाँ एक्सिस पे नहीं लिखा हुआ, तो उस सूरत में आपका जो डिमांड, आपका कोई भी कर्व है, चाहे डिमांड है, सप्लाई या वट एवर जो भी आपका कर्व है, तो शिफ्ट हो जाएगा। अब प्राइस और क्वांटिटी, अब जो क्वांटिटी में चेंज आना था वो प्राइस की वजह से आना था, तो प्राइस सेम है लेकिन फिर भी डिमांड में चेंज आ गया तो आपका कर्व शिफ्ट हो गया। अब ये कोई और तीसरा फैक्टर था जो यहाँ एक्सिस पर नहीं लिखा हुआ। तो जब आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन गिवन दी जाए जब आपने चेंज को मेजर करना हो और आपसे कहा जाए कि इस वेरिएबल की वजह से शिफ्टिंग होगी या मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी, तो अगर वो वेरिएबल एक्सिस के ऊपर लिखा हुआ है तो फिर उसकी वजह से मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी।
अगर वो वेरिएबल आपके एक्सेस के ऊपर नहीं लिखा हुआ तो उसकी वजह से शिफ्टिंग होगी। अब अगर हम इनकम की बात कर रहे हैं, या हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, या हम फैशन की बात कर रहे हैं, या हम वेदर या पॉपुलेशन के बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे वेरिएबल हैं जो आप देखें एक्सेस के ऊपर नहीं लिखा हुआ, तो उसमें जब भी कोई चेंज आएगा तो उसकी वजह से आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा। या इसके अलावा आप कोई और कर्व पढ़ रहे हैं किसी भी किस्म का, तो वो वेरिएबल जो यहाँ एक्सेस पे नहीं लिखे हुए, उनमें चेंज आने की वजह से आपका कर्व हमेशा शिफ्ट करेगा। ठीक है, और वो वेरिएबल जो आपके एक्सिस पर लिखे हुए होंगे उनकी वजह से मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी, फिर आपका एक ही कर्व बनेगा, आपके दो कर्व नहीं बनेंगे। अब फिर उसके बाद है वो कौन से वेरिएबल हैं जो आपके डिमांड कर्व को शिफ्ट करेंगे। वो ये 4-5 वेरिएबल हैं। इनकम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, टेस्ट है, पॉपुलेशन है, या एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस हैं। इनकम जब बढ़ती है तो ज़ाहिर बात है हम किसी चीज़ को ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, चाहे उसकी प्राइस बढ़े या ना बढ़े। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड क्या है कि अगर उसकी अल्टरनेटिव जो गुड है अगर उसकी प्राइस में चेंज आता है, जैसे कि हम पेट्रोल और सीएनजी की बात करते हैं, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो अस्सी पेट्रोल है तो सीएनजी की अगर प्राइस कम होती है तो हम पेट्रोल को छोड़ के सीएनजी की डिमांड को बढ़ा देते हैं, तो उसकी वजह से भी इसकी डिमांड क्या हो गई है, कम हो गई है। टेस्ट है, बाद लोगों को टेस्ट किसी जगह का पसंद आता है, अगर प्राइस बढ़ती भी है तो वो क्योंकि टेस्ट कॉन्शियस होते हैं, कहते हैं नहीं ठीक है हम इसी चीज़ को परचेज करेंगे। अब पॉपुलेशन बढ़ती है तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली किसी चीज़ की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस क्या होती हैं कि अगर हमें लगता है कि अगले आने वाले, जैसे कि अभी कोरोना की सिचुएशन है तो हमें लग रहा है कि जी अभी दोबारा लॉकडाउन हो जाएगा, तो उस वजह से लोगों को पता है कि मार्केट में चीज़ शार्टेज हो जाएगी तो और इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो लोग अभी से क्या करते हैं, जो अभी उसकी प्राइस है इसी प्राइस के ऊपर उस चीज़ को ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं और उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि नॉर्मल गुड एंड इन्फीरियर गुड। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ, नॉट विद द प्राइस। जब आपकी इनकम बढ़े और आप किसी चीज़ की प्राइस आप किसी चीज़ की डिमांड बढ़ा देते हैं तो वह आपके लिए नॉर्मल गुड है। ठीक है, जब आपकी इनकम बढ़े और आप किसी चीज़ की डिमांड बढ़ा दें तो वो आपके लिए नॉर्मल गुड है। जैसे कि हम बीफ या मटन की एग्जांपल लेते हैं, आपकी इनकम बढ़ती है तो आप चिकन को छोड़ के आप बीफ या मटन खरीदना शुरू कर देते हैं, तो जो बीफ या मटन है वो आपके लिए नॉर्मल गुड है। आप इनकम बढ़ी है तो आप लोगों ने उसकी डिमांड को बढ़ा दिया। इन्फीरियर गुड ऐसी गुड्स होती हैं जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उसकी डिमांड कम कर देते हैं, और जब आपकी इनकम कम होती है तो आप उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। नॉर्मल गुड के केस में इनकम का और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और इन्फीरियर गुड के केस में इनकम का और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है। इन्फीरियर और नॉर्मल गुड दोनों ऐसी हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। हो सकता है जो एक चीज़ आपके लिए नॉर्मल है वो दूसरे बंदे के लिए इन्फीरियर हो, और जो आपके लिए इन्फीरियर है वो दूसरे बंदे के लिए नॉर्मल गुड हो। अच्छा, इसी में दोबारा हम चिकन की एग्जांपल लेते हैं। जब आपके पास पैसे ज़्यादा आ गए तो आपने चिकन की डिमांड को कम कर दिया, फिर जब आपकी इनकम कम हुई तो आप लोगों ने चिकन की डिमांड को बढ़ा दिया। तो ये इसमें बहुत सारी और एग्जांपल हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं कि जो एक दूसरे का अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ हो रही हैं, जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं राइस एंड वीट की, यानी कि चावल और गंदम की, और हम बात करते हैं कॉफ़ी एंड चाय की, पेट्रोल एंड सीएनजी की। ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि जो सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, और इन दोनों की डिमांड का आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो प्राइस के साथ होता है। यानी कि अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो हम सीएनजी की डिमांड को बढ़ा देते हैं, तो यहाँ जो इनमें रिलेशनशिप है वो प्राइस के ऊपर है। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट गुड्स वो होती हैं जो दोनों एट ए टाइम हों तो उनका फ़ायदा होता है, वरना फ़ायदा नहीं। जैसे हम इसकी बात करते हैं राइट शू की और लेफ़्ट शू की, अगर एक है तो दूसरे का फ़ायदा है, दूसरा नहीं है तो आपको पहले का फ़ायदा नहीं है। इसमें और एग्जांपल ली जाती है गाड़ी की एंड ड्राइवर की, या गाड़ी एंड पेट्रोल की। अगर आपके पास गाड़ी है, ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी का फ़ायदा नहीं है, ड्राइवर है तो गाड़ी का फ़ायदा नहीं है। तो दोनों अगर आपके पास एट ए टाइम होंगी तो आप उसको फ़ायदा ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अच्छा, अभी हम पढ़ रहे थे कि चेंज इन डिमांड और शिफ्टिंग एंड और मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व की। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वक्त आपको दो कर्व नज़र आ रहे हैं डिमांड के। प्राइस 700 है, आप 3 यूनिट परचेज कर रहे हैं, फिर प्राइस 700 है और आप कितने परचेज कर रहे हैं, 5। तो सेम इसी प्राइस के ऊपर जब आपने डिमांड को बढ़ाया, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, आपने डिमांड बढ़ा दी, तो ये आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया।
अगर आप डिमांड कम करते तो ये कर्व अंदर की तरफ यानी कि इनवर्ड शिफ्ट होना था, अब आपने डिमांड बढ़ाई तो कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हो गया। अब अगर प्राइस 700 से कम होकर 600 होती है, अब प्राइस में चेंज आया, प्राइस 700 से कम होकर 600 पे हुई, इस प्राइस के कम होने की वजह से आपने डिमांड को बढ़ा दिया, आप डिमांड 3 से 4 पे लेके, अब प्राइस में भी चेंज आया है और डिमांड में भी चेंज आया है, तो आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आए हैं, तो इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग दी कर्व। जब आप सेम डिमांड कर्व के ऊपर अपवर्ड या ऊपर एक ए से बी की तरफ जा रहे हैं, बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। और जब आप एक कर्व से दूसरे कर्व के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ द कर्व। शिफ्टिंग क्यों आई थी? क्योंकि प्राइस सेम थी, इसी सेम प्राइस के ऊपर आपने डिमांड को बढ़ा दिया था, वो कुछ भी फैक्टर रोज़ादर फैक्टर्स थे उनकी वजह से आपने डिमांड को बढ़ा दिया, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। और जब आपकी प्राइस कम हुई, प्राइस कम होने की वजह से जब आपने डिमांड को बढ़ाया तो इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व, और इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। आपकी डिमांड बढ़ गई तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। तो ये बड़े याद रखने वाले बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि मूवमेंट अलोंग द कर्व तब होती है जब आपके वो वेरिएबल्स जो दोनों एक्सेस पे मौजूद हों उसमें कोई चेंज आए तो वो मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है, और वो फैक्टर जो आपके एक्सेस पे मौजूद ना हो उसमें अगर कोई चेंज आए तो वो शिफ्टिंग कहलाती है। तो ये यहाँ तक हमारा जो मार्केट का पहला पूरा एक साइड थी जिसको हमने कहा था कि डिमांड साइड ऑफ द मार्केट है। तो ये आपके इस चैप्टर का जो फर्स्ट एक आप कह सकते हैं कि हाफ पार्ट यहाँ तक कंप्लीट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला इसी का जो दूसरा पार्ट है जो सप्लाई साइड है उसको हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर आपके जहन में किसी भी क्वेश्चन माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर वो मुझसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं।